आज पॉलिटिकल की क्लास में हम आपको एक नया विचारक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है एम.एन. रॉय। पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये विचारक एक तरीका से मानववादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनको प्रमुख रूप से जो ख्याति मिली हुई है वो नव मानववाद के व्याख्याकार के रूप में ख्याति मिली हुई है। लेकिन इनके प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो प्रारंभिक जीवन इनका राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में रहा था। बाद में ये एक तरीका से लोकतंत्र के भी समर्थक बन गए। ये मार्क्सवाद के भी समर्थक बन गए थे। लेनिनवादी जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके भी समर्थक रहे थे। लेकिन इनका जो मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, साम्यवादी जो दृष्टिकोण है, वो मार्क्सवाद से बंधा हुआ नहीं है, लेनिनवाद से बंधा हुआ नहीं है। इनका जो दृष्टिकोण है एक तरीका से जो मानववादी विचार से भरपूर रहा है। मानववाद का दृष्टिकोण ज्यादा प्रभावी रहा है। यानी साम्यवादी विचार तो हैं, लेकिन उन साम्यवादी विचारों में मानववादी विचारधारा छाई हुई है। यानी ये मानव को लेकर के अपने विचार देते हैं, मानव को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, पहली सीढ़ी पर रखते हैं। जहां हमने देखा कार्ल मार्क्स ने भौतिकवादी चीजों की बात कही थी, आर्थिक तत्वों पर विशेष बल दिया था, वहां एम.एन. रॉय ने आर्थिक तत्वों की बजाय मानव के स्वभाव को लेकर के या मानववादी विचारों को लेकर के बल दिया है। ये मानव को एक साध्य मान रहे हैं, लक्ष्य मान रहे हैं, और राज्य समाज के द्वारा निर्मित जितनी भी संस्थान हैं उनको साधन मानते हैं। तो इनके जो विचारधारा में केंद्र बिंदु रहा है वो मानव रहा है। मानव को आधार बना करके ही इन्होंने अपने सारे विचार दिए हैं। और जो पूरा मानववादी दृष्टिकोण है वो मानव को केंद्र बिंदु मान करके चलता है। तो उसी चीज को लेकर के हम विचार करेंगे कि एम.एन. रॉय के मानववादी विचार क्या हैं, या इनका जो पूर्व का जो दृष्टिकोण रहा है, इनसे पहले भी मानववादी हुए थे। जिसमें हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, जिसमें हम बात करें गांधी की भी बात करें, एक तरीका से वो भी मानववादी रहे थे। मानववाद की बात करें तो हम कार्ल मार्क्स की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स भी मानववादी रहे थे, लेकिन इनका मानववादी दृष्टिकोण उन सब से भिन्न है, उन सब विचारकों से भिन्न है जो पाश्चात्य विचार हमें देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य विचारक जो भी हुए थे जिन्होंने मानव को लेकर के अपने विचार दिए, उन सब से भिन्न एम.एन. रॉय के विचार रहे हैं। तो एम.एन. रॉय का जो पूरा दृष्टिकोण जो घूम रहा है वो मानव को विचार केंद्र बिंदु मान करके घूम रहा है। तो एम.एन. रॉय के विचारों की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना क्या है क्रांतिकारी जीवन एक तरीका से राष्ट्रवादी के रूप में शुरू किया था। बाद में ये लोकतंत्र के भी समर्थक हुए और लास्ट में अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में ये नव मानववाद के समर्थक बन गए और इन्होंने अपना पूरा जीवन मानववाद की व्याख्याकार में लगा दिया, मानववाद की व्याख्या में लगा दिया। तो हमने क्या जाना कि एम.एन. रॉय जो रहे हैं मानववादी विचारक रहे हैं। इन्होंने एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई थी और बाद में इसका क्या है खंडन भी कर दिया था, समाप्त भी कर दी थी, क्योंकि ये लोकतंत्र जो लाना चाह रहे थे उसमें दलहीन लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। उस तरीका का लोकतंत्र लाना चाहते हैं जैसा लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण ने दलहीन लोकतंत्र की बात कही थी। ऐसे ही एम.एन. रॉय ने भी दलहीन लोकतंत्र की बात कही है कि बिना दलों का लोकतंत्र होना चाहिए। ये बात बहुत कुछ गांधी ने भी कही थी। गांधी भी लोकतंत्र में दलों का अंत कर देना चाहते थे, दलहीन लोकतंत्र की बात करते थे, और ये बात एम.एन. रॉय ने भी की है। एम.एन. रॉय जिसका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, लेकिन बाद में इनका नाम क्या पड़ गया था, एम.एन. रॉय पड़ गया था। और इनका जन्म जो पश्चिमी बंगाल में 24 परगना जिला है वहाँ इनका जन्म 1887 में हुआ था और 1954 में इनकी मृत्यु देहरादून में हुई थी। तो ये तो इनका जीवन काल रहा है। और अब हम बात करते हैं कि इनका नव मानववाद या मानववादी दृष्टिकोण। तो नव मानववाद के विचार इसके क्या क्या रहे हैं, वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर इनका मानववादी विचार देखा जा रहा है। तो पहला विचार है मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व। दूसरा है मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या। तीसरा है मानवीय विवेक में विश्वास। चौथा है मानव के नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास। पांचवा है मानव की स्वतंत्रता में विश्वास।
और छठा है विश्व बंधुत्व की धारणा। वासुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है, जिसको नाम दिया था विश्व बंधुत्व की धारणा, ये एम एन रॉय ने भी दिए है। तो कौन कौन से विचार हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। पहला है मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व, यानी ये मानव को शीर्ष पर रख रहे हैं, मानव को केंद्रीय स्थान पर रख रहे हैं। इनका एक दृष्टिकोण रहा है कि मनुष्य प्रत्येक बात का मापदंड है। जितनी भी हमने सभा, समुदाय, संस्था, राज्य सरकार बनाई है, पुलिस, सेना, न्यायालय, कोर्ट कचहरी बनाई है, वो सब किसके लिए बनाई है? मानव के लिए बनाई है, ऐसा एम एन रॉय का मानना है। तो एम एन रॉय ये कह रहे हैं कि व्यक्ति सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, व्यक्ति के हित को देख करके ही सारी संस्थाएं बनी हैं। तो व्यक्ति केंद्र में है। किसमें है? मानव की सत्ता का केंद्रीय जो महत्व है वो व्यक्ति को माना है, मनुष्य को माना है। तो मानव पर इसने ज्यादा बल दिया है, इसलिए एम एन रॉय का जो दृष्टिकोण है वो नव मानववादी है, मानव को लेकर के विचार कर रहा है। राज्य सरकार या जितनी भी संस्थान है उनको इतना महत्व नहीं देता है जितना कि मनुष्य को देता है। तो इसकी जो विचारधारा में केंद्रीय भूमिका जो रही है वो किसकी रही है? मानव की रही है। तो मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व एम एन रॉय के विचारों में देखने को मिलता है, जिसमें एक बात क्या आ रही है कि मनुष्य प्रत्येक बात का मापदंड है। दूसरी बात आती है कि मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या। एम एन रॉय ने मानव स्वभाव की नकारात्मक व्याख्या नहीं की है। ऐसा नहीं बताया है कि मानव स्वभाव से बुरा है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, ऐसा नहीं माना है। इसका दृष्टिकोण रहा है कि मानव स्वभाव से एक सकारात्मक व्याख्या की है। मानव का स्वभाव, इसने एक अच्छा मानव स्वभाव की एक सकारात्मक व्याख्या की है। अच्छा माना है, विवेकपूर्ण व्यक्ति माना है, एक तरीका से हिंसा की प्रवृत्ति को नहीं बताया है। मानव के स्वभाव को वो अच्छा मान रहा है, विवेकशील मान रहा है, बुद्धिजीवी मान रहा है व्यक्ति को, ऐसा एम एन रॉय का विचार रहा है। तो मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या उसने की है, जिसमें उसने स्वतंत्रता की भी बात बताई है कि व्यक्ति में स्वतंत्रता का एक गुण होता है, व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होती है। और एक बात और बताई है कि व्यक्ति में नैतिकता भी भरी होती है। नैतिकता की भी बात वो कर रहा है और बता रहा है कि नैतिकता कोई बाहरी सत्ता नहीं होती है या बाहर से थोपी गई सत्ता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि नैतिकता को जबरदस्ती लादा जा रहा हो, जबरदस्ती नैतिकता नहीं लादी जा सकती है। नैतिकता तो अंतःकरण का विषय है, आत्मा का विषय है, मन का अंतःकरण का विषय है। तो ये बातें भी उसने अपने मानव स्वभाव को लेकर के बताई हैं। तो मानव स्वभाव की वो नकारात्मक व्याख्या ना करके कैसी व्याख्या कर रहा है? सकारात्मक व्याख्या कर रहा है। आगे है कि वो मानवीय विवेक में विश्वास करता है। मानवीय विवेक से मतलब ये है कि कोई भी जो रूढ़ी है, परंपरा है, उसे हमें ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। देखना चाहिए कि वो कितनी सही है, कितनी गलत है। यदि वो विवेक से सही नहीं है तो उसे हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। उसे बिना किसी विश्वास के स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो दृष्टिकोण ये बता रहा है कि कोई परंपरा, रूढ़ी, मान्यता जो लंबे समय से चली आ रही है उसका हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। उसे हमें तभी स्वीकार करना चाहिए जब वो विवेक के अनुसार सही है। सही और गलत का निर्णय होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। विवेक के अनुसार कोई चीज सही नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा एम एन रॉय ने कहा है। तो वो मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं, विवेक को शीर्ष स्थान पर रखा है, विवेक की आस्था उसमें देखने को मिलती है। एक बात है मानव की नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति को कैसा प्राणी मानते हैं? नैतिक प्राणी मान रहे हैं, अच्छा प्राणी मान रहे हैं, सद्गुणों से भरपूर प्राणी मान रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि व्यक्ति में नैतिकता होती है, लेकिन नैतिकता जबरदस्ती नहीं लादी जा सकती है। नैतिकता कोई बाहरी सत्ता नहीं है। नैतिकता को हम दबाव में ला करके नहीं थोप सकते हैं किसी पर, या किसी को हम जबरदस्ती नैतिक प्राणी नहीं बना सकते हैं, ऐसा एम एन रॉय का कहना है। एम एन रॉय का कहना है कि नैतिकता तो अंतःकरण का, आत्मा का और आंतरिक गुण का विषय है। यानी नैतिकता की भावना किसका विषय है? अंतर्मन का विषय है।
विवेक का और अंतर्मन का विषय है। तो व्यक्ति में ऐसे भाव होने चाहिए कि वो नैतिकता का स्वतः ही पालन करे, ऐसा नहीं किसी के दबाव में आकर के नैतिकता का पालन करे, सदाचार की बात को स्वीकार करे। दबाव से जो नैतिकता होती है उसका लंबे समय तक पालन नहीं हो पाता है। इसलिए एम एन रॉय का कहना है कि नैतिकता तो अंतःकरण का विषय होनी चाहिए और व्यक्ति के विवेक का परिणाम होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति एक तरीका से अपने विवेक बुद्धि की बात कर रहा है, ऐसा उसका कहना है। तो नैतिकता की बात कर रहे हैं, उसका ये कहना है कि मानव के नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास किया जाना चाहिए और नैतिकता जबरदस्ती नहीं ला दी जानी चाहिए। आगे बात आती है कि मानव की स्वतंत्रता के पक्ष कर रहे हैं। विश्वास उनका जो रहा है, मानव की स्वतंत्रता में विश्वास रहा है, उसका दृष्टिकोण रहा है कि मानव को स्वतंत्रता का वातावरण मिलना चाहिए, किसी के पराधीन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जैसे देश स्वतंत्रता चाहता है वैसे ही व्यक्ति को भी स्वतंत्रता का वातावरण मिलना चाहिए। स्वतंत्र रह करके ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और ऐसी स्वतंत्रता किसी ईश्वरीय दबाव में या ईश्वर के भय का कारण नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो स्वतंत्रता है वो ईश्वर का वरदान है या ईश्वर से हमें मिली है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्वतंत्रता तो व्यक्ति का प्राकृतिक या स्वाभाविक गुण है, ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। ऐसा उसका मानना है कि मानव की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। एक और बात आती है, वह है विश्व बंधुत्व की धारणा, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा। तो एम एन रॉय का जो दृष्टिकोण रहा है विश्वव्यापी रहा है, वो किसी राष्ट्र से या किसी देश से बंधे हुए नहीं है। उनके विचार, उनका ये कहना है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संपर्क होना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। राष्ट्रवादी भावना की बजाय वो अंतरराष्ट्रवाद की भावना में विश्वास रख रहे हैं। राष्ट्रीय सीमा को तोड़ना चाहते हैं, राष्ट्र की जो बंधन है, सीमा है, उसको मिटाना चाहते हैं, विश्व बंधुत्व की धारणा लाना चाहते हैं। तो विश्व के विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न लोगों में, स्त्री और पुरुषों में एकता की भावना भरने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना पैदा कर देना चाहते हैं। तो उनका दृष्टिकोण किसी राष्ट्र, किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म से वो बंधा हुआ नहीं है। उनका दृष्टिकोण कैसा है, विश्वव्यापी है, विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एम एन रॉय के जो विचार रहे हैं उसमें हमने क्या देखा, मानव स्वभाव की सत्ता को लेकर के विचार दिए, मानव केंद्र बिंदु है, मानव को लेकर के राज्य, समुदाय, संस्थान बने हैं और मानव अपने आप में क्या है, मानव अपने आप में एक साध्य है, लक्ष्य है और अन्य जितनी भी सभा संस्थान हैं, समितियां हैं, वो सब साधन है। तो व्यक्ति साध्य है और राज्य या सरकार क्या है, साधन है, ऐसा एम एन रॉय का कहना है। दूसरी बात आती है कि मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या की है, नकारात्मक विचारों को छोड़ा है। मानव विवेक में विश्वास उन्होंने किया है, मानव की नैतिकता में भी उनका विश्वास रहा है, साथ ही मानव की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया है और विश्व बंधुत्व की धारणा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता का खंडन किया है और विश्व बंधुत्व को लेकर के अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्रारंभिक जीवन उनका क्रांतिकारी रहा, राष्ट्रवादी रूढ़िवादी दृष्टिकोण से जुड़ा रहा, बाद में उनका मापदंड बदलता चला गया, वे बुनियादी लोकतंत्र के समर्थक हो गए और अंत में वो किसके समर्थक हो गए, नव मानववाद के समर्थक हो गए। तो एम एन रॉय का जो विचार रहा है, या एम एन रॉय को हम एक नव आधुनिक मानववादी विचारक के रूप में जानते हैं। तो उनके जो विचार हैं सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ मुख्य रूप से किस पर केंद्रित रहे हैं, मानववाद पर केंद्रित रहे हैं। तो यह हमने मानववादी विचारधारा एम एन रॉय की देखी। धन्यवाद।